दोस्तों, साल 2016। इस साल भारत ने डिजिटल रेनेसांस की दुनिया में कदम बढ़ाया था। उसी साल जियो को लॉन्च किया गया था और डीमोनेटाइजेशन का ऐलान भी किया गया था। लेकिन उसी साल एक और चीज हुई थी जिससे भारत में कॉमर्स का नक्शा ही बदल गया। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का लॉन्च। आज यूपीआई सिर्फ एक महीने में 6 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। तो ऐसी क्या खास बात थी यूपीआई में जो सिर्फ 5 से 6 सालों में पूरे देश ने इसे अपनाया? क्यों सारे फिनटेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपीआई दुनिया का अगला पेमेंट फ्यूचर होने वाला है? इतना ही नहीं, भारत सरकार अब यूपीआई को फॉरेन देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में भी इंप्लीमेंट करना चाह रही है। इस वीडियो में हम यूपीआई के डिजिटल पेमेंट्स के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके बिजनेस के बारे में और कैसे यूपीआई में इंडिया वर्ल्ड लीडर बना ये भी जानेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। यूपीआईज नीड। दोस्तों, यूपीआई की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि यूपीआई के पहले पेमेंट्स किस तरह से हुआ करते थे। देखिए, यूपीआई के पहले आप या तो चेक से पैसे डिपॉजिट कर सकते थे या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन नेट बैंकिंग भी तुरंत नहीं होता, उसमें घंटों लग सकते हैं और ये खासकर बड़ी रकम के पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें तो इसमें मिनिमम 2 लाख की रकम भेजी जाती है। इसीलिए एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को लाया गया, जिसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होता है। मतलब आप 1 रुपए भी दूसरे बैंक में भेज सकते हो। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हो, फंड ट्रांसफर करने में या चेक क्लियर होने में काफी वक्त लग जाता है। नेट बैंकिंग के लिए पैसे भेजने से पहले आपको एक बेनिफिशियरी भी ऐड करना पड़ता है, सुरक्षा के खातिर, ताकि आपके बैंक को पता रहे कि आप किसे पैसे भेज रहे हो। इसके अलावा आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। यूपीआई से पहले इन सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था पैसे की लेन देन के लिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तरीके उतने एफिशिएंट नहीं हैं। या तो इनमें वक्त लग जाता है या कई लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसीलिए एक एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम की जरूरत थी जिससे बड़ी से बड़ी रकम तुरंत, सरल और सुरक्षित तरीके से भेजी जा सके। कैशलेस सोसाइटी। दोस्तों, आज अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो चाय टपरी से लेकर आलीशान रेस्टोरेंट्स में और सब्जी से लेकर फर्नीचर खरीदने तक हर पेमेंट यूपीआई के द्वारा होता है। यूपीआई का बीज असल में 14 साल पहले 2008 में बोया गया था, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। एनपीसीआई असल में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर देश के लिए काम करती है। ठीक 1 साल बाद 2009 में आधार को लॉन्च किया गया, जिससे बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर के डिटेल्स को एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में डाल दिया गया। एनपीसीआई ने 2010 में आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस लॉन्च किया, जिससे अब मोबाइल फोन और एमएमआईडी यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन के जरिए 2 लाख से पेमेंट्स होने लगे। आईएमपीएस में मोबाइल के अंदर के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन हर रोज होने वाले खर्चे के लिए अब भी कोई उपाय नहीं था। फिर 11 अप्रैल 2016 में उस वक्त के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के निर्देशन में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का पायलट लॉन्च किया गया। Reserve Bank, along with the National Payments Corporation of India, has launched the Unified Payments Interface. यूपीआई ने ऐसा उपाय निकाला कि पैसे के लेन देन के लिए बैंक अकाउंट्स के डिटेल जैसे कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी जगह उन्होंने एक वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाया। नेट बैंकिंग की तरह कोई आईडी या पासवर्ड की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अब ये वीपीए हो गया आपका यूपीआई आईडी, जिससे पेमेंट सेंड या रिसीव हो जाते हैं। टिपिकली एक यूपीआई आईडी कुछ इस तरह का होता है, आपका पहला नाम, फिर @ उसके बाद ओके और फिर आखिर में बैंक का नाम होता है। और इसी यूपीआई आईडी से आपके सारे बैंक अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं। लेकिन इस कैशलेस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 8 नवंबर 2016 में, जब मोदी जी ने यह ऐलान किया, 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हालांकि डीमोनेटाइजेशन का असली मकसद था देश के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को भगाना, लेकिन उसकी वजह से लोग कैशलेस होने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगे।
फोन पे, जीपे, पेटीएम, अमेजॉन पे, इन सारे ऐप्स ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस की शुरुआत की। यानी इन ऐप्स की मदद से दिन भर के कोई भी और किसी भी रकम के ट्रांजैक्शंस हो सकते थे। डेमोक्रेसी इन पेमेंट्स। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी दोस्तों। अब देखा जाए तो फोन पे हो या जीपे हो या पेटीएम, ये सारी कंपनीज एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थी और ज्यादा से ज्यादा यूजर से जुड़ने के लिए फिनटेक स्टार्टअप्स ने कैशबैक्स और इंसेंटिव्स की लाइन लगा दी, जिससे कि प्राइस वॉर शुरू हो गया। अब अगर आप और नजदीक से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि बड़ी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स के दम पर कैसे इस कैश का इस्तेमाल करेंगे। फोन पे को वॉलमार्ट का सपोर्ट है, अलीबाबा पेटीएम का इन्वेस्टर था और उसी तरह गूगल पे को गूगल का समर्थन था और व्हाट्सएप पे को फेसबुक का। इसीलिए किसी एक कंपनी की मनमानी को रोकने में और पेमेंट्स को डेमोक्रेटाइज करने में यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ था। यूपीआई की सबसे खास बात है उसकी इंटरऑपरेटेबिलिटी, जिसकी वजह से हर कंपनी में समानता बरकरार रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास पेटीएम का ऐप है लेकिन दुकानदार के पास फोन पे का क्यूआर कोड है, तो वो यूपीआई के द्वारा हो सकता है पेमेंट। यानी दो ऐप्स के क्यूआर कोड्स इंटरऑपरेबल हैं, तो पेमेंट्स करने के लिए आपके पास वही ऐप हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपीआई के सक्सेस में डीमोनेटाइजेशन, जियो का सस्ते कीमत पर इंटरनेट बेचना और यहां तक कि पेंडेमिक का भी काफी ज्यादा योगदान रहा है। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीआई तो सिर्फ इंडिया में चलता है, तो इसमें ग्लोबल पेमेंट सिस्टम कहां से आ गया? लेकिन शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि यूपीआई कितना बड़ा पेमेंट सिस्टम है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन में ग्लोबल लीडर है। जहां अमेरिका और यूरोप आज भी कार्ड के इस्तेमाल से पेमेंट कर रहे हैं, वहीं यूपीआई ने मोबाइल बेस्ड पेमेंट से दुनिया में अपनी मेड इन इंडिया की छवि बनाई है। 2022 में 77 ट्रिलियन तक के ट्रांजैक्शंस यूपीआई के द्वारा किए गए। दोस्तों, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव होता है, उसका डायरेक्ट असर आपको बिजनेस में दिखाई देता है। जैसे 24 फरवरी 2022 में एक ऐसी घटना हुई। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए और उसे स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया। दोस्तों, स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इस नेटवर्क से दुनिया भर के बैंक्स पैसों की लेन देन करते हैं। दुनिया भर के सारे व्यापार इसी स्विफ्ट नेटवर्क से होते हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर ऑयल मार्केट तक का व्यापार और लेन देन इसी नेटवर्क से होता है। जैसे इंडिया में बैंक्स का आईएफएससी कोड होता है, उसी तरह एक स्विफ्ट कोड भी होता है। तो जब रशिया को इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार करने से पूरी तरह से रोक दिया गया, रशिया पेमेंट्स करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगा, क्योंकि डॉलर के बिना पेमेंट्स करने की समस्या थी और इंडिया और रशिया का व्यापार करीबन 8.1 बिलियन डॉलर का है। ऐसे ही मुश्किलों से मौके मिलते हैं और यूपीआई भी ऐसे ही मौकों की तलाश में है। एनपीसीआई ने 2020 में एनपीआईएल शुरू किया। एनपीआईएल का फुल फॉर्म है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो एनपीसीआई की सब्सिडरी कंपनी है। अब 2022 में नेपाल पहला देश बना जिसने यूपीआई को स्वीकार किया। फ्रांस, भूटान, मलेशिया, ओमान जैसे देशों में भी यूपीआई पेमेंट्स हो रहा है। मेटा फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जिनकी कंपनी फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, उन्होंने भी यूपीआई सिस्टम को देखकर व्हाट्सएप पे को लॉन्च किया। We just launched WhatsApp payments in India last month. So now you can send money to your friends and family through WhatsApp as easily as sending a message. And इंडिया जैसे देश में यूपीआई को उभरता देखकर गूगल ने भी अमेरिका की सरकार से दरख्वास्त की कि एक सिमिलर सिस्टम बनाया जाए, जिसके बाद अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक फेड नाउ नामक पेमेंट सिस्टम लेकर आया। हालांकि अमेरिका यूपीआई से कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि मास्टरकार्ड और वीजा जैसी कंपनीज अमेरिका में बेस्ड हैं और यूपीआई के कारण इनका इंडिया में मार्केट शेयर कम हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि अलग अलग देशों के मार्केट भी अलग अलग होते हैं। इंडिया में सरकार के समर्थन की वजह से आज यूपीआई पूरे देश भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर लागू करना नहीं बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए अगर यूपीआई को दुनिया भर में सफल होना है तो बिजनेस और डिप्लोमेसी से लेकर सरकार तक हर लेवल पर उसे प्रमोट करना अनिवार्य होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता चले
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।